ओके एमएससी हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। ओके तो लेक्चर नंबर 3 चल रहा है जिसपे हमने बात करनी है बेस हाइड्रोलिसिस पे। ओके तो देखो क्या हो रहा है, हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 3 जो कि किसका चल रहा है, यूनिट है आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जो कि है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक पेपर फर्स्ट की। ओके तो जिसपे देखो हमने 3 लेक्चर्स और 2 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से थे? पहला था आपका लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको सारी चीजें रिलेटेड टू लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता चुकी हूँ। ओके सारी चीजें बताई कि लिगेंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन सी रिएक्शन रूट को ये फॉलो करेगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन किया। सेकेंड लेक्चर पे मैंने आपको क्या बताया था कि लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब आप पढ़ते हैं इसी से आपके दो फिनोमिना जनरेट होता है। एक तो आपका एसिड हाइड्रोलिसिस, दूसरा होता है आपका बेस हाइड्रोलिसिस। ओके तो एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको बता दिया। तो आज के लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं बेस हाइड्रोलिसिस। ओके तो देखो तभी मैंने आपको बोला था मैं आपको सिलेबस के सारे पॉइंट तो क्लियर कराऊंगी बट मैं आगे पीछे करके पढ़ाऊंगी। ओके तो देखो अब आपको समझ में लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन के ही दो फिनोमिना, उससे ही दो फिनोमिना जनरेट होते हैं। आपको ये अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया, बेस अलग पढ़ लिया, लिगेंड अलग पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। इसी के अंदर ये दोनों फिनोमिना आते हैं। ठीक है तो आज हम बात करते हैं बेस हाइड्रोलिसिस पे। ठीक है तो देखो ना, बेस हाइड्रोलिसिस क्या है, जस्ट लाइक एसिड में जैसा आपने किया था वैसे ही आपने करना है। ठीक है कैसे, देखो मैंने यहाँ पर को लिखा भी हुआ था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे समझाया भी था कि लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। देखो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, दोबारा रिवाइज करें। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और पर्टिकुलरली हम लोग ऑक्टाहेड्रल की बात करें, यानी कि मेटल के साथ नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे, 6 अगर हम ऑक्टा की बात कर रहे हैं। तो इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड से हमने क्या करना होता है, एक लिगेंड को डिस्प्लेस कराना होता है, यानी कि लिगेंड को निकालना होता है, और एक एंटरिंग ग्रुप जिसे मैं बोल रही हूँ ई ग्रुप, इसको यहाँ ऐड करना होता है लिगेंड की प्लेस पे, जिसकी वजह से यहाँ पर को ये MlE बन जाता है। Ml कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 5। तो Ml मैं ऐसे कर देती हूँ, रुकिए, Ml 5 और उसके साथ क्या लग जाएगा, एक एल हटके लग जाएगा E। ओके और यहाँ पे जो E होगा वो हमेशा क्या होगा, बोला न्यूक्लियोफाइल होगा। देखो मैंने E के ऊपर भी गलत चार्ज लगा दिया, E के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए प्लस, क्योंकि ये जो E है वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होना चाहिए। ओके अब देखो, अब मैंने क्या बताया था आपको एसिड हाइड्रोलिसिस में, अगर यहाँ पर को E की प्लेस पे मैं क्या ले लूं, वाटर। अब आप बोलेंगे वाटर तो कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, क्यों नहीं होता वाटर न्यूक्लियोफाइल? देखो न्यूक्लियोफाइल कौन से स्पीसीज होती है, जो नेगेटिव चार्ज में रिच होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ओके अब देखो न्यूक्लियोफाइल आपको एक ऐसा मिलेंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच तो होंगे बट वो शो ऑफ करेंगे, तभी अपने ऊपर लगा देंगे नेगेटिव चार्ज। ओके लेकिन कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं लेकिन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लगाते, यानी कि वो दिखावा नहीं करते। कैसे, देखो अगर मैं आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाऊं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप में O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे आप इसे बोल रहे हो कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन रिच है और इसे न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। ओके लेकिन मैं अगर आपको वाटर की केस में बताऊं ना, तो देखो वाटर के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रहा कि मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूँ, लेकिन फिर भी एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर को 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। इसका मतलब यहाँ पर भी तो 4 एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर के पास भी है, लेकिन ये दिखावा नहीं करता, नेगेटिव चार्ज लगाने की इसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि वाटर भी एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। तो वाटर की प्लेस, वाटर भी क्या है यहाँ पर को एज अ एंटरिंग ग्रुप बिहेव कर सकता है, क्योंकि लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एंटरिंग ग्रुप, जो ग्रुप आपका एंटर करने वाला है, वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल ही होना चाहिए। समझ में आया? तो वाटर भी यहाँ पर को एंटर कर सकता है। तो वही रिएक्शन जिसमें यहाँ पर एंटरिंग ग्रुप वाटर बन जाएगा, ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। इतनी चीज समझ में आया? लेकिन अगर यहाँ पर को वाटर में मैं एक काम कर दूं, कि एक काम ये करूं कि वाटर में, रुकिए यहाँ पर दिखाओ, यहीं पे देख लीजिए, वाटर से क्या करूं मैं, इसको एक हाइड्रोजन इसका निकाल दूं, यानी कि वाटर से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इसको थोड़ा बेसिक नेचर का बना दिया और मैंने इसे बना दिया OH नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं OH बना दिया, ये कैसे बना, वाटर से ही तो बना। समझ में आया? लेकिन वाटर से मैंने जब इससे एक पॉजिटिव आयन को निकाल दिया तो हाइड्रोक्सी बन गया, और हाइड्रोक्सी भी तो एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, तो हाइड्रोक्सी भी तो मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। तो वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप एज अ एंटरिंग ग्रुप बिहेव करेगा, तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। कितना सिंपल सी बात है, समझ में आए? तो ये चीज आप कोरिलेट करते हुए पढ़ी, लिगेंड्स के अंदर ही ये दो फिनोमिना आते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस एंड बेस हाइड्रोलिसिस।
एसिड हाइड्रोलिसिस में मैंने बता दिया वाटर आएगा, लेकिन वाटर्स को जब आप बेसिक मीडियम बनाना चाहेंगे तो बेस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इससे हाइड्रोजन को ही तो निकालेंगे, तभी तो ये बेस बनेगा। तो वाटर से जैसे आपने हाइड्रोजन को निकाला और हाइड्रोक्सी ग्रुप बनाया, तो हाइड्रोक्सी बेसिक तो बन गया। बेसिक के साथ साथ ये अभी भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इट मींस अगर आपका एंटरिंग ग्रुप OH ग्रुप होगा, तो उस केस में जो सब्स्टिट्यूशन होगा, जो आपका हाइड्रोलिसिस होगा, इसे आप क्या बोलेंगे, बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बहुत सिंपल है, समझ में आया। अब देखो एग्जांपल वही है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन किया था। ये आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जो कि ऑक्ट्राहेड्रल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड काउंट कीजिए, अमोनिया कितने 5 है, Cl आपके कितने हैं, 2 है। ओके 5 6 7, सॉरी ये Cl आपके 1 होंगे, ठीक है, ये गलत हुआ है। ओके इसको सही कर लीजिएगा। नंबर ऑफ लिगेंड अमोनिया कितने हैं, 5 और Cl आपका 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई चार्ज लगाने की 2 लिखने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज है। सिमिलरली नीचे भी है, इसके ऊपर ये चार्ज है, 2 प्लस का चार्ज है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इस पे आप देखो, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आपने वाटर को एंटर किया, यानी कि वाटर को यहाँ डाला और एक लिगेंड को निकाल दिया। अब आप देखो, ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बताई थी, नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ 6 है, इसमें कितने 5 तो आपके अमोनिया है और एक है आपका Cl ग्रुप। ओके अब यहाँ पर को देखो, आप Cl को एलिमिनेट कर रहे हैं, अमोनिया को नहीं कर रहे। Cl के प्लेस में वाटर को रख दिया और अमोनिया एज इट इज है। अब ये क्यों, आप चाहे तो अमोनिया भी तो निकाल सकते थे, क्योंकि अमोनिया भी तो लिगेंड है। तो लास्ट लेक्चर पे भी मैंने आपको ये चीज बनाया था कि अगर आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स होंगे तो उनको एलिमिनेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आ रहा? यानी कि आपका यहाँ पर को अमोनिया है, अमोनिया के बदले कोई भी ऐसे लिगेंड जिसमें क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो इन ग्रुप को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, इनको एलिमिनेट करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमने यहाँ Cl को एलिमिनेट किया, वरना हम अमोनिया को भी तो कर ही सकते थे, हमारी मर्जी, हम किसी भी लिगेंड को डिस्प्लेस करें। ओके तो लेकिन वो चीज नहीं होती, आप नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब अमोनिया को छोड़ दीजिए, आप अपने Cl ग्रुप को यहाँ से निकालो। Cl के प्लेस पर आ गया वाटर, तो ये आपकी क्या होगी, ये कौन सी रिएक्शन होगी, इसे बोलेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। ओके लेकिन सेम चीज नीचे है, आपने Cl को डिस्प्लेस तो किया है, लेकिन किससे किया, हाइड्रोक्सी ग्रुप से, OH से किया है। तो ये रिएक्शन आपको क्या हो जाएगी, इसे बोलेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस। इतनी चीज समझ में है? तो ये हो गया, समझ में है। एक और चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम कि एसिड हाइड्रोलिसिस जो है वो हमेशा एसिडिक, देखो ये चीज यहाँ लिखी हुई है, मैं इंक चेंज कर लेती हूँ। यहाँ लिखिए कि एसिड हाइड्रोलिसिस जो होती है ना, वो हमेशा या जो आपकी एसिडिक कंडीशन होगी या फिर न्यूट्रल कंडीशन होगी, इसी कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड होगी। लेकिन जो आपकी बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, इसके लिए बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन प्रोसीड होगी और मीडियम आपका एक्वस ही रहता है, यहाँ पर एक्वस होगा। समझ में इतनी चीज? अब हम लोग देखो पर्टिकुलरली, अब हम थोड़ा आपको मैं बेस हाइड्रोलिसिस पे ही बात कराती हूँ, अभी तो मैं जस्ट इंट्रो करा रही थी। ओके इतनी चीज समझ में। अब देखो यहाँ पर आपने पर्टिकुलरली बेस हाइड्रोलिसिस में लिखेंगे क्या, प्रॉपर डेफिनेशन आप बताएंगे कि बेस हाइड्रोलिसिस एक टाइप की ऐसी रिएक्शन है, या फिर आप बोल सकते हैं बेस हाइड्रोलिसिस एक टाइप की लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है, आप क्या कराते हैं, जिसमें होता है रिएक्शन इन विच हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब देखो आपने जब एसिड हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो आपने बोला था ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्वा कॉम्प्लेक्स किसके लिए बोला था, वाटर के लिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स में वाटर की प्रेजेंट होती है तो वाटर को आप क्या बोलते हैं, एक्वा। तो वाटर की प्रेजेंस वाले कंपाउंड को बोलते हैं एक्वा कंपाउंड। तो सिमिलरली बेस हाइड्रोलिसिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसी रिएक्शन जिसपे आपका जो प्रोडक्ट बनता है, आपका जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है, वो क्या होता है, हाइड्रो कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ लिखा है रिएक्शन इन विच ए हाइड्रो कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड बाय द हाइड्रोक्सी आयन। सिंपल सी बात है, जो मैंने बताया, यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, हाइड्रो प्रोडक्ट बनेगा। किसकी वजह से बनेगा, डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सी आयन। ओके इतनी चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। अब आगे क्या बोल रहा है, बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो होती है वो हमेशा कौन से पीएच पे अकर करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा, मैंने क्या बोला, बेसिक हाइड्रोलिसिस है, जो बेस हाइड्रोलिसिस है, इसके लिए एक्वस मीडियम के साथ साथ आपको बेसिक कंडीशन भी चाहिए। बेसिक कंडीशन यानी कि पीएच क्या होना चाहिए, आपका ज्यादा होना चाहिए, पीएच आपका ग्रेटर देन 10 होगा, वही तो होगी बेसिक कंडीशन। तो वो बोल रहा है कि अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस कराना चाहते हैं तो उस केस में आपके क्या होगा, पीएच की वैल्यू, उस रिएक्शन में पीएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, यानी कि बेसिक होनी चाहिए। ओके अब देखो एक एग्जांपल की हेल्प से आप टीचर को एक्सप्लेन करेंगे। इस रिएक्शन में क्या दिखा है, दो ऊपर दिखाया था वही चीज है, ये है आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ओके यहाँ भी आपका 2 किया हुआ है, इसे आप स्किप कीजिएगा, ये चार्ज लगाया। ओके
अब देखो ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6, आपके 5 है अमोनिया, 1 है Cl। ओके, आप अमोनिया को रिप्लेस नहीं कर सकते, मैंने आपको बोला आप सिर्फ Cl को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो रिएक्शन कंडीशन जब आपको क्या मिला? हाइड्रोक्सी मिली, तो आपने क्या किया? हाइड्रोक्सी को Cl की प्लेस में रखा, Cl को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? CONH3 का 5 और Cl की प्लेस में आ गया हाइड्रोक्साइड आयन। और ये क्या हो गया? इसको हटाइए, 2 पॉजिटिव है। ओके, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। X यानी कि आपका जो X यानी कि Cl है लिविंग ग्रुप, ये आपकी डिस्प्लेस हो गया। अब आप देख सकते हैं ये एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे बताया था कि लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल की वजह से आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इट मींस ये टाइप की क्या है? एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रिएक्शन का ये समझ में है ना, बेस हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हम दिखाएंगे बेस हाइड्रोलिसिस होता है क्या, एक रिएक्शन के एग्जांपल से आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या है, यानी कि ये रिएक्शन SN1 रूट को फॉलो करती या फिर SN2। जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे एसिड हाइड्रोलिसिस की बात की थी, तो मैंने आपको बोला था कि ये रिएक्शन SN1 रूट को ही फॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि बताया था ना, वहां लास्ट लेक्चर पे बताया था। वैसे चीज अब हमको देखना है ऐसे इसके केस पे, किसके केस पे? बेस हाइड्रोलिसिस के केस पे, कि बेस हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन है इसका देखो रिएक्शन SN1 के रूट से भी फॉलो हो सकती है, SN2 के भी, और इंटरचेंज यानी कि जो आपका तीसरा मैकेनिज्म मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे बताया था उस रूट से भी फॉलो हो सकती है। लेकिन फेवरेबल कौन सा होगा, ये या फिर ये? ओके, तो इसको चेक करने के लिए अब मैं आपको आगे की ओर ले जाती हूँ। अब आप देखो थ्योरी आप पढ़ सकते हैं ना, थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, वही चीज लिखी है। ठीक है, तो थ्योरी छोड़िए, आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मतलब मैं ही समझा रही हूँ बट आप रिवीजन में आप कर सकते हैं। ओके, तो देखो रेट लॉ बता रही हूँ, काइनेटिक्स बता रही हूँ। काइनेटिक्स में क्या होगा, तो अब हम काइनेटिक्स कैसे समझेंगे? पहले हम SN1 रूट फॉलो करते हैं, देन हम लोग SN2 फॉलो करेंगे, फिर हमको जो फेवरेबल लगेगा हम ओवरऑल ये बोल देंगे कि ये जो बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है वो ये काइनेटिक्स फॉलो करती है। समझ में? जैसे हमने एसिड में किया था। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको बताती हूँ SN1 को आप डिसोसिएटिव भी कहते हैं और इसे A से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब आपको पता है SN1 में क्या होता है, बार बार रिपीट कर रहा है। SN1 रिएक्शन हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होती है, जिसमें पहले स्टेप में आपका लिगेंड तो डिस्प्लेस होता है, पहले स्टेप में आप क्या करते हैं? लिगेंड को निकालते हैं। दूसरे स्टेप में आपको एंटरिंग ग्रुप को, इसमें एंटरिंग ग्रुप के आगे लगेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ऐड हो रहा है, ऊपर है न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? तो आपकी 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। आपके पहले स्टेप में आपने लिगेंड को ऐड करना होता है, दूसरे स्टेप में एंटरिंग ग्रुप को ऐड करना होता है। ओके, तो देखो वही चीज यहाँ दिखाई है। पहले स्टेप में आपको ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया, आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल पे भी कर सकते हैं, जैसे ये है ना, आप एग्जांपल के उससे भी कीजिए या हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, तो देखो ये है आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो कि ऑक्टा के फॉर्म में है। ओके, और आपका अगर रिएक्टेंट ऑक्टा के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट भी आपको ऑक्टा का ही मिलना चाहिए। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे बताया था, यही होती है लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो देखो स्टेप फर्स्ट में ये क्या बोल रहा है, आपके पास क्या है? ये एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ लिगेंड मेटल के साथ कितने? 6 है। ओके, तो पहले स्टेप में आपने क्या करना होता है? SN1 में लिगेंड को निकालना होता है। तो पहले स्टेप में आपने लिगेंड को निकाला, तो आपका एक इंटरमीडिएट बन गया जो कि एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो जाएगी। क्यों होगी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज? अब आप देखिए क्यों नहीं होगी पॉजिटिव, मैं आपको दूसरे इंक से बताती हूँ। देखिए ये है मेटल के साथ क्या है, कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। ओके, तो 6 लिगेंड आपने लगाए। ओके, अगर आप इससे एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को हटा देंगे, तो यहाँ पे सपोज एक लिगेंड था, आप इस मेटल से इस लिगेंड को हटा देंगे। मेटल क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, लिगेंड क्या है? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। अगर आप इससे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो क्योंकि आपने लिगेंड को निकालना है, तो पहले स्टेप में अगर आप लिगेंड को निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लिगेंड आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपेयर टू मेटल। मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है, इसमें आप क्या देखेंगे? लिगेंड आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच का कभी भी बॉन्ड टूटेगा तो मेटल हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज लेके बैठ जाएगा। क्यों? मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी पावर चले जाएंगे? किसकी ओर चले जाएंगे? जो स्पीसीज ज्यादा नेगेटिव है। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाते हैं वो उसकी ओर जाएंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और आपको पता है मेटल और लिगेंड के केस में लिगेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा मेटल तो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। क्यों? मेटल के पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन चलेगी लिगेंड के चार्ज, और लिगेंड के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी चीज समझ में आए? तो ये बन गया। ओके, तो वही चीज यहाँ पे भी कि आपके मेटल के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जब बॉन्ड टूटा तो मेटल तो आपका क्या हो गया? पॉजिटिव बन गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? नेगेटिव चार्ज ले गया,
यानी कि लिगेंड ले गया और लिगेंड एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, समझ में आया? तो आपकी एक पॉजिटिव इंटरमीडिएट यानी कि पेंटा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके, पहले स्टेप में। ओके, दूसरे स्टेप में क्या होता है, मैंने बोला दूसरे स्टेप पे आप क्या करेंगे, अपने एंटरिंग ग्रुप को, देखो सिंबल गलत मत लगाना, मैं बहुत गलत लगा रही सिंबल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, आगे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये ऐड होने वाला है। अब अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियोफाइल को इस पे ऐड कर देते हैं। अब ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है मेटल के पास क्योंकि इससे लिगेंड में ले गया तो पॉजिटिव चार्ज आया ना, मैंने आपको बताया अभी। तो जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज है इस पर आप कोई नेगेटिव चार्ज स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल डालना चाहेंगे तो ये इसके साथ कंबाइंड होकर आपका प्रोडक्ट बना देगी। और अकॉर्डिंग टू ये लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट वही फेवरेबल है जिसमें आपका जो रिएक्टेंट अगर ये ऑक्टा के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट भी आपको ऑक्टा ही मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स भी आपका एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स भी आपका ऑक्टाहेड्रल ही है क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, 5 तो आपके ये वाले हो गया, छठा ये हो गया। तो आप देख सकते हैं ये होती है आपकी SN1 रिएक्शन, समझ में आया? अब देखो ये समझ में है ना, ये तो मैं बार बार बता रही हूँ, देखो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे भी ये कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी मैं आपको वही चीज बता रही हूँ, वो तो वो सेम ही है, सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन ही होता है। ओके, तो ये समझ में आया, ये होता है आपका SN1 रूट। ओके, ये आपकी मैकेनिज्म होगी। अब आप देखो, अब आपको क्या निकालना है, रेट, काइनेटिक्स ऑफ ये रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की काइनेटिक्स, ठीक है? तो रेट निकालेंगे तो आपको पता है रेट आप कौन सी स्टेप का निकालते हैं, जो स्टेप आपकी स्लोवेस्ट स्टेप है। अगर ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती तो कोई इश्यू ही नहीं था, लेकिन ये रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा स्टेप में यानी कि मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप क्या है, 2। तो इस स्टेप में कौन सा स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग होगा, यानी कि किस स्टेप को देख के आप रिएक्शन की रेट निकालेंगे, वो कौन सा स्टेप होता है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप होगा। मैं आपको बोलती हूँ कि अगर रिएक्शन स्लोली प्रोसीड होगी तो वो पूरी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकती है, अगर रिएक्शन जल्दी होगी तो वो रेट कैसे डिटरमाइन करेगी। वही चीज है, अगर आप क्या धीरे धीरे चलेंगे तो आप अपने आसपास का सारा नजारा देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने दौड़ लगा दी आप इधर उधर का कहां से देखेंगे। वही चीज रिएक्शन में भी होती है, इतनी चीज समझ में आई? अब मैं बार बार बोल रही हूँ एक ही चीज को, ठीक है? मैं फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बार बार यही चीजें बताती हुई आ रही हूँ, ठीक है? अगर अब आप रेट निकालेंगे तो रेट कैसे निकलेगा, रेट क्या होगा, रेट निकालेगी इस स्टेप से, जो आपकी स्टेप स्लोवेस्ट होती है उससे आपका रेट निकलता है, ठीक है? तो पहली स्टेप आपकी स्लो है तो स्लो रेट क्या होगा, इसी स्टेप के बेसिस पे निकलेगा। तो रेट आप क्या निकालेंगे, रेट क्या होगा, रेट होगा इज इक्वल टू के आपने लगा दिया कांस्टेंट, और जो के है जो आपका रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन टर्म पे। कंसंट्रेशन टर्म क्या है आपकी इस स्टेप में, आप इसको छोड़ दीजिए, आप बस ये स्टेप देखिए, इस स्टेप में आपका कंसंट्रेशन टर्म एक ही है, यानी कि आपका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। ओके, अब ये होगी आपकी ओवरऑल रेट, समझ में आया? अब देखो अगर आप ऑर्डर निकालेंगे इसका तो ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर रिएक्टेंट की पावर क्या है, 1 है, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपकी हमेशा SN1 रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। मैं बार बार वही बोल रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। उसका रीजन समझ में आया, क्योंकि आपकी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो आपका फर्स्ट वाला स्टेप होता है, क्योंकि ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो अगर इसके बेसिस पे आप रेट निकालेंगे तो रेट आपका सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, तो आपका ऑर्डर हमेशा ही एक आएगा, समझ में आया? अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि क्या कि आपने पहले स्टेप को स्लोवेस्ट स्टेप क्यों कहा, सेकेंड स्टेप को फास्ट स्टेप क्यों कहा। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेटल के साथ क्या लगे, इनिशियली 6 लिगेंड लगे हुए हैं। ओके, अगर आपने यहाँ इस मेटल से लिगेंड को तोड़ना है, मेटल से क्या करना है, इस लिगेंड को तोड़ना है, तो ये स्टेप आपका स्लोवेस्ट इसलिए होगा क्योंकि मेटल एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, आपको पता है, लिगेंड एक आपकी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, ये भी आपको पता है। ओके, अब आप खुद ही सोचिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव को सेपरेट करना कितना डिफिकल्ट होता है। तो अब आपको पता है मेटल एक पॉजिटिव स्पीसीज है, तो लिगेंड इसका साथ छोड़ेगा ही क्यों, क्योंकि लिगेंड तो आपका नेगेटिव है, इसे तो पॉजिटिव चीजें ही चाहिए। तो लिगेंड आपका ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज के साथ बैठा हुआ है, तो आप इसको तोड़ना बहुत, मतलब तोड़ेंगे तो सही, यहाँ तो टूटा तो सही, लेकिन तोड़ना काफी डिफिकल्ट होता है। और एक और चीज, अगर आप इस मेटल में चार्ज बढ़ा दे, अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसा कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिया, सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं, मैंने लिया CO के साथ NH3 लिया, NH3 कितने ले लिए, 5, और दूसरा लिगेंड ले लिया साइनाइड। ओके, साइनाइड ले लिया मैंने 1। ओके, तो ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, और मैं बोल रही हूँ इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो ये मेटल है आपका कोबाल्ट, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका मतलब क्या होगा, इस मेटल के पास 3 पॉजिटिव चार्ज और है। अब आप खुद ही सोचिए कि मेटल के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है,
तो लिगेंड जिसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए वो मेटल का साथ क्यों छोड़ेगा, क्योंकि मेटल के पास तो देखिए इतना सारा पॉजिटिव चार्ज है, और लिगेंड जो नेगेटिव स्पीसीज है उसे तो पॉजिटिव चीजें चाहिए ही, तो लिगेंड पॉजिटिव साथ यानी कि मेटल का साथ छोड़ना चाहेगा ही नहीं, लेकिन आपको रिएक्शन करानी है तो इसका साथ छुड़वाना पड़ेगा। ओके, तो ये स्टेप आपका बहुत स्लो प्रोसीड होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका बॉन्ड तोड़ना, मेटल और लिगेंड का बीच का बॉन्ड तोड़ना काफी डिफिकल्ट होता है। ओके, ये चीज समझ में आए, तो ये स्टेप आपका स्लो बन जाता है। लेकिन ये फास्ट क्यों बना, ये फास्ट बनेगा ही क्यों, क्योंकि जब आपने लिगेंड का साथ छोड़ा तो यहाँ पर के मेटल के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज इंटरमीडिएट को आप एक न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं, मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव को जब नेगेटिव मिलेगा, ये कितनी जल्दी एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, जैसे चुंबक चिपकता है। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आपकी जो मैग्नेट होता है वो कितने एक दूसरे के साथ कितनी जल्दी अट्रैक्ट होता है, वही चीज यहाँ भी आ जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो बहुत जल्दी रिएक्शन होगी, और रिएक्शन यहाँ पर को हम फास्ट कंसीडर कर रहे हैं, और आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। इतनी चीज समझ में, कि ये चीज मैं बार बार आपको हर लेक्चर पे समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपने इसका एक रेट निकाल दिया, तो रेट आपका क्या निकला, ये निकला, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब ये हमने SN1 रूट से देखा, अब मैं आपको SN2 रूट से ले जाती हूँ, ठीक है। SN2 रूट क्या होती है, आपकी एसोसिएटिव रूट, ठीक है, एसोसिएटिव रूट भी बोलते हैं SN2 को। इसमें क्या होता है, इसमें आपका SN1 का जस्ट उल्टा होता है, मतलब कि SN1 में आपके पहले स्टेप में लिगेंड को बाहर निकालते थे, दूसरे स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं, एंटरिंग ग्रुप को, जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है, उसे ऐड करते थे। लेकिन SN2 बोलता है, देखो SN1 बोलता था कि रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, पहले स्टेप में आप लिगेंड को निकालो, दूसरे स्टेप में एंटरिंग ग्रुप को ऐड करो। लेकिन SN2 बोलता है कि नहीं, रिएक्शन आपको एक ही स्टेप पे कंप्लीट करानी है, और रिएक्शन जो आपकी एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी उसमें पहले स्टेप में तो आपका लिविंग ग्रुप क्या होगा, लिविंग ग्रुप पहले स्टेप में निकलेगा नहीं, पहले स्टेप में आपने एंटरिंग ग्रुप को ऐड करना है, पहले स्टेप में आपका एंटरिंग ग्रुप ऐड होगा, दूसरे स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा, पहली चीज तो ये दोनों उल्टी होगी कि SN1 रिएक्शन एक स्टेप में दो स्टेप में होती है, SN2 एक स्टेप में होती है। ओके, और दूसरी चीज ये हो जाएगी कि SN1 बोलती है कि पहले आप लिगेंड को निकालो, देन आप एंटरिंग ग्रुप को डालो, लेकिन SN2 बोलती है कि पहले आप एंटरिंग ग्रुप को डालो, देन लिगेंड को निकालो। इतनी चीज समझ में, ये दोनों एक दूसरे का क्रॉस है। ओके, अब अगर हम लोग इस मैकेनिज्म का फॉलो करें तो क्या होगा, देखो प्रोडक्ट तो आपको दोनों केस में मिलेगा, लेकिन कौन सी मैकेनिज्म आपके लिए फेवरेबल है वो चीज हमको देखनी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं SN2 रूट से जाऊं तो यही आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि यही आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो पहले स्टेप में मैंने क्या कहा, जो आपका रूट कहता है कि पहले आप इलेक्ट्रो एंटरिंग ग्रुप को ऐड करो। ओके, तो पहले स्टेप में आप अपने एंटरिंग ग्रुप को, यानी कि अपने न्यूक्लियोफाइल तो एंटरिंग ग्रुप, उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड किया तो आपका क्या होगा, मेटल के पास तो ऑलरेडी 6 बॉन्ड बने हुए, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आप एक न्यूक्लियोफाइल को और ऐड कर देंगे तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाएगी, जो कि फॉर्म नहीं होती, ये एक टाइप की इमेजिनरी स्टेट है। क्यों, क्योंकि इसमें मेटल क्या है, 7 लिगेंड के साथ अटैच होता है, 6 के साथ तो पहले से था, अब एक नया बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ, एंटरिंग ग्रुप के साथ, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा जो कि टोटली अनस्टेबल होती है। ओके, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अपने लिविंग ग्रुप को निकालना है, यानी कि सेकंड स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप निकला, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब देखो आपका प्रोडक्ट वही बना जैसा आपका SN1 रूट से बना था, वही आपका प्रोडक्ट SN2 से भी बना, बट कौन सी रिएक्शन आपके लिए फेवरेबल है वो कैसे पता चलेगा, जब आप इसके काइनेटिक्स निकालेंगे, ठीक है। काइनेटिक्स कैसे निकलेगी, काइनेटिक्स मतलब रेट निकालेंगे, तो रेट कौन से स्टेप से निकालेंगे, बार बार बोल रही हूँ, वो स्टेप आपका जो स्लोवेस्ट होगा। तो इस रिएक्शन में आपका स्लोवेस्ट स्टेप कौन होगा, मैंने लिख तो दिया है कि ये वाला स्टेप स्लो होगा, ये फास्ट होगा, तो इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले मैंने बताया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए होगा क्या, अगर आप पहले स्टेप पे देखेंगे ना, पहले स्टेप पे देखो यहाँ पर मेटल के साथ ऑलरेडी 6 बॉन्ड बने हुए हैं। ओके, तो मेटल के पास 6 बॉन्ड ऑलरेडी है, अब आप उसमें एक और बॉन्ड बनाना है, ये चीज डिफिकल्ट तो हो ही जाएगी। अब आप बोलेंगे, देखो एक चीज इंसान ये भी सोचता है कि यहाँ पर को जब हमने SN1 की बात की थी, जब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे थे, सॉरी, हम जब अपने एंटरिंग ग्रुप को ऐड कर रहे थे, वो स्टेप हमने फास्ट कंसीडर किया था, और वो स्टेप जिसमें हम लोग लिविंग ग्रुप को निकाल रहे थे उसे स्लो किया था। लेकिन इसमें देखो वो स्टेप जिसमें हम लोग एंटरिंग ग्रुप को ऐड कर रहे हैं वो स्टेप हमारा स्लो हो गया, और वो स्टेप जिसमें हम लोग लिविंग ग्रुप को निकाल रहे थे वो हमारा फास्ट हो गया। तो देखो स्टेप भी उल्टे हो गए, तो इसका रीजन क्या है, आप इनको कोरिलेट तो करिए बट रीजन प्रॉपर समझिए। रीजन ये है कि यहाँ पर को मेटल के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बना होता
तब ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, उसको देख के, पॉजिटिव चार्ज को देख के आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता। लेकिन यहाँ पर तो मेटल के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, क्योंकि लिगेंड आपने निकाला है नहीं। इसका मतलब मेटल तो 6 के 6 बॉन्ड बना के बैठा है। अब ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना है इसको अपने न्यूक्लियोफाइल के साथ, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेटल तो ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ है, मेटल के ऊपर ना कोई अभी पॉजिटिव चार्ज है। ताकि ये मतलब कि मेटल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता, तब ये इलेक्ट्रो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता। समझ में आ रहा? अभी मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये स्टेबल है, इसने अपने 6 के 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर इसने 6 के 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या है? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और मैंने आपको बोला है नेगेटिव चार्ज ये चाहता है कि ये अपने नेगेटिव चार्ज को कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बोलेगा कि इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के साथ मुझे बॉन्ड बनाना है, बोलेगा मैं अपना नेगेटिव चार्ज दे रहा हूँ और तुम्हारे साथ बॉन्ड बना रहा हूँ। तो बेचारा मेटल कुछ नहीं कर पाएगा, मेटल को बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन ये स्टेप काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर को सिर्फ न्यूक्लियोफाइल राजी है बॉन्ड बनाने के लिए, मेटल तो जबरदस्ती बना रहा है। ओके, तो ये स्टेप काफी स्लो होता है, लेकिन अगला स्टेप आपका फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेटल के पास जो पहले 6 कंपाउंड वाला था, अब 7 कंपाउंड हो गया है, यानी कि ये स्टेट आपकी अनस्टेबल होगी। अगर आपको इसको अगेन 7 से 6 बनाना की मतलब ये ऑफर दिया जाए कि यहाँ पर मेटल जो पहले 7 बॉन्ड बना रहा है, अगेन इसको हम लोग 6 में कन्वर्ट कर दें, तो सोचिए मेटल कितना खुश हो जाएगा। ये तो और ज्यादा अच्छा हो गया मेटल के लिए। तो ये स्टेप आपकी बहुत स्लो मतलब बहुत फास्ट हो जाती है। मेटल तुरंत अपना लिविंग ग्रुप को निकाल देता है और अपना एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो कि ऑक्टाहेड्रल है उसे बना देता है। समझ में आया? तो ये इसका रीजन बन जाता है कि क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि फास्ट है, पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा फास्ट है, रटना नहीं है, रीजन समझिए। समझ में आया इतनी चीज? तो ये बन गया। ठीक है, अगर आप अब रेट निकालेंगे तो रेट किस पे डिपेंड करेगी? वो स्टेप जो आपकी स्लोएस्ट है, यानी कि इस पे। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर को रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू क्या होगा? के। और रेट किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। और आप देखिए यहाँ पर को नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म कितने? 2। कौन कौन से? एक तो आपका ये है, कौन? आपका रिएक्टेंट। दूसरा है आपका ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी तो यहाँ पर ऐड है। मैंने यहाँ पर को दिखाया है ऐसा, यहाँ पर मैं ऐसा भी दिखा सकती हूँ। देखिए, इसको मैं प्लस ई नेगेटिव भी कर सकती हूँ, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ भी दिखा सकती हूँ। यहाँ तो नहीं है, आप देखो ये स्टेप में आपका सिर्फ ये रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है और दूसरा कुछ कंपोनेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आपका न्यूक्लियोफाइल भी है और आपका रिएक्टेंट भी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? रेट किस किस पे डिपेंड करेगी? 2 कंसंट्रेशन टर्म, एक ये हो गई, दूसरी ये होगी। यानी कि के किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो कॉम्प्लेक्स पे, दूसरा आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, जो आपका हाइड्रोक्सी। देखो यहाँ पर मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिए हैं, आप पर्टिकुलर जो एग्जांपल ऊपर लिए उसके रिस्पेक्ट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, करिएगा। अगर प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा, वैसे तो बहुत सिंपल है, बार बार हम ये चीजें करते हुए आ रहे हैं, ऑर्गेनिक में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में क्या हो जाएगी? सेकेंड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, बट देखो अब आता है मेन चीज। अब आप बोलेंगे ये भी तो ठीक है, ये भी तो ठीक है, तो अब आपकी रिएक्शन कौन सी ज्यादा फेवरेबल है वो पता कैसे चलेगा? वही चीज आपने करनी है जैसे आपने एसिड हाइड्रोलिसिस पे की थी। मतलब कि अगर यहाँ पर को मैं एक चीज बोलूं कि यहाँ पर जो आपकी रेट है ना, ये आपकी क्या होगी? ऑर्डर आपका फर्स्ट ना हो, सेकंड ना होगी, ये होगा आपका फर्स्ट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपने जो हाइड्रोक्सी लिया है यानी कि OH लिया है, ये आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन OH आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन का मीडियम ही आपका एक्वस है। एक्वस से तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन निकाल सकते हैं, तो हाइड्रोक्सी आयन आपकी बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई भी चीज आपकी एक्सेस में होती है तो वो रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है? स्यूडो हो जाती है। जैसे आपने क्या किया था? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं ना। आपने क्या किया था? फर्स्ट में क्या किया था? जब मैंने आपको एसिड हाइड्रोलिसिस की बात की थी, तो यहाँ पर आपका वाटर आ रहा था और मैंने आपको क्या बोला? वाटर एक्सेस में। इसका मतलब वाटर को आपने कांस्टेंट करना होगा, वाटर से आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम चीज है, वाटर से आप हाइड्रोक्सी आयन भी तो बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो वही चीज है कि ये बोल रहा है कि आपने ये रूट तो फॉलो किया, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर को रेट निकालेंगे तो रेट आपका क्या आएगा? अगर आप ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर सेकंड नहीं आएगा, ऑर्डर आएगा फर्स्ट। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपका जो OH है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, क्योंकि मीडियम ही आपका एक्वस है। एक्वस से आप नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन बना सकते हैं। तो हाइड्रोक्सी आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने के चक्कर में हम हाइड्रोक्सी आयन को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से अब आपको जो रिएक्शन है, जो रेट है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। किस पे? इस कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पे, इस
पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 1 होगी। तो ये रिएक्शन भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करती है। समझ में आया? तो ओवरऑल आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर को SN2 रूट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मैकेनिज्म जो है वो SN1 रूट को ही फॉलो कर रही है। आपकी काइनेटिक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये रूट रिएक्शन, मतलब समझ में आ रहा है, जो आपकी बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ये आपका सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करेगी। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। चाहे आप फर्स्ट SN1 रूट को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप SN2 रूट को फॉलो कर रहे हैं, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 आएगा मतलब ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। समझ में आया? समझ में आई ना इतनी चीज? तो यही होता है आपका बेस हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो देखो अगर आपने ना बीच के टॉपिक्स, मतलब कि बीच के पहला लेक्चर नहीं देखा होगा, सेकंड लेक्चर नहीं देखा होगा, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब कि कंफ्यूजिंग लगेगा कि मैं ऐसा क्या बोल रही हूँ। बट अगर आपने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देखा होगा ना, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, क्योंकि वही चीज मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे जो चीज रिपीट की थी वही सेकंड में भी की, वही चीज थर्ड में भी कर रही हूँ। ओके, तो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीजें पता है नहीं है, तो मैं भी खुद कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि मेरे को कोई सामने बताने वाला तो है नहीं कि मेरे को हाँ आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आपको आई थिंक पहले फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देखने चाहिए, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो अभी यही था हमारा बेस हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो समझ में आया? तो पहले आप समझाइए कि बेस हाइड्रोलिसिस होता क्या है। देन जब आप काइनेटिक्स निकालेंगे तो आपसे प्रूव हो जाएगा उससे कि ये जो आपकी बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करती है और किसी को नहीं कर सकती। उसका रीजन भी मैंने बता दिया। चाहे आप SN1 रूट फॉलो करें, चाहे आप SN2 रूट फॉलो करें, आपकी काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर की ही आएगी। समझ में आया? तो ये होता है आपका बेस हाइड्रोलिसिस। समझ में आया? तो यहीं पर हम लोग लेक्चर फिनिश करते हैं अपना बेस हाइड्रोलिसिस का। होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चीजों को सीक्वेंस से पढ़ते हुए चलिए, चीजों को समझते हुए कि कहाँ से कौन सी चीज आ रही है, तो आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।